हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम आज साइकोलॉजी की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा? हम इसके संप्रदाय पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान के। हम दो संप्रदाय तो पढ़ चुके हैं। हम उसके आगे के संप्रदाय पढ़ेंगे आज। हमने संरचनावाद देख लिया और हमने प्रकार्यवाद पढ़ लिया। अब आज पढ़ेंगे हम व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म। ये कब आया? 1913 में। इसके प्रतिपादक कौन है? वॉटसन। मूल व्यवहारवादी बीएफ स्किनर। प्रारंभिक व्यवहारवादी एपी विश, लेशले, हंटर, हॉस्ट। और उत्तर व्यवहारवादी गुथरी, हॉल, स्किनर और जे आर कैंटर। तो ये क्या है? वॉटसन इसके प्रतिपादक है व्यवहारवाद के। अब व्यवहारवादी वैज्ञानिकों ने इस व्यवहार समझने के लिए कुछ विधियां अपनाई और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट विधियां बताई कि बच्चों का व्यवहार प्रेक्षण विधि के द्वारा, प्रेक्षण या निरीक्षण द्वारा, ऑब्जर्वेशन। कैसे? जैसे एक टीचर है, वो क्लास में जाता है और वो बच्चों को ऑब्जर्व करता है कि कौन बच्चा पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है और कौन बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, और कौन कब ध्यान दे रहा है और कौन कब ध्यान नहीं दे रहा। तो ये सब क्या वो ऑब्जर्व करता है। देख कर प्रेक्षण कैसे किया जा सकता है? किसी के व्यवहार, जो व्यवहार वो कर रहा है उसको देख कर ऑब्जर्व किया जा सकता है। हम जैसे किसी के मन में क्या चल रहा है हम ये चीज ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम जो व्यवहार वो दिखा रहा है, जो व्यवहार वो कर रहा है, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसने क्या कहा कि ऑब्जर्व के द्वारा यानी प्रेक्षण या निरीक्षण विधि के द्वारा बच्चे के व्यवहार का परीक्षण किया जाता है। दूसरा, अनुबंधन स्थापित करके कंडीशनिंग। कंडीशनिंग अनुबंधन क्या होता है? सीखने की ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी उत्तेजना, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित करके। जैसे कोई, जैसे एक कुत्ता है, ये पावलोव का एक सिद्धांत था, उसने दिया था, जिसमें उसने कुत्ते पे प्रयोग किया था कि उसने उसको भोजन दिया। वो हमेशा उसको भोजन देता है। उससे पहले उसने एक घंटी बजा दी कि अब भोजन आएगा। तो पहले क्या किया? उसने घंटी बजाई और उसको भोजन दिया। बाद में उसने क्या किया? केवल घंटी बजाई तो उसको लगा कि अब फिर भोजन आएगा, तो उसके मुंह से लार निकली। फिर बाद में ऐसे क्या किया उसने? धीरे धीरे घंटी, केवल घंटी बजाई तो भी उसके मुंह से लार निकली। मतलब उसने क्या संबंध स्थापित किया था उसके साथ। एक, जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई बच्चा स्कूल से आता है घर और वो डेली अपने शूज इधर गिरा देता है, कपड़े इधर गिरा देता है, तो उसकी मम्मी या उसकी माताजी उससे बोलती है कि इन कपड़ों को सही रखो, इनको सही रखो। डेली वो ये काम कर रही है, डेली उसको बोल रही है इसको इधर रखो, इसको इधर रखो। तो बाद में क्या, उसका इससे अनुबंधन बन गया। अनुबंधन मतलब उसको ये चीज याद रहने लग गई और वो ऑटोमेटिक खुद उस चीज को करने लग गया। तो ये क्या किया? अनुबंधन के द्वारा उसका व्यवहार देखा। अनुबंधन को और कैसे बोलेंगे? जैसे अनुभव या अभ्यास के कारण किसी खास स्थिति में एक निश्चित प्रतिक्रिया होने लगी तो उसे अनुबंधन कहते हैं। अनुभव या अभ्यास के कारण उस बच्चे ने क्या किया? अभ्यास किया या अनुबंधन किया। अनुभव हुआ उसको कि उसकी माताजी उसे अभी बोलेगी, उससे पहले वो काम करने लग गया। तो उसने क्या? अभ्यास हो गया उसका, या उसने अपनी माताजी का अनुभव ले लिया कि वो अभी डांटेंगी मुझे, उससे पहले मैं ये काम कर देता हूँ। तो ये क्या? अनुभव के द्वारा किसी खास परिस्थिति में कोई निश्चित प्रतिक्रिया होने लग जाए तो उसे क्या कहेंगे? अनुबंधन। तो उसके द्वारा उसने उसका व्यवहार देखा। परीक्षण के द्वारा, परीक्षण तो आप जानते हो कि जिसमें मनोवैज्ञानिक कोई क्रियाविधि या कुछ ऐसे निश्चित, कोई ऐसा माहौल बनाकर जहाँ पे वो परीक्षण करना चाहता है, किसी निश्चित माहौल या स्थिति में, परिस्थिति में, वो उसके किसी नियम या विधियों के द्वारा उसका परीक्षण करता है उसके व्यवहार का। तो वो क्या आ जाता है परीक्षण विधि में? शाब्दिक रिपोर्ट। शाब्दिक रिपोर्ट क्या होता है? वर्बल रिपोर्ट यानी वाचिक रिपोर्ट भी बोलते हैं इसे। शाब्दिक रिपोर्ट क्या होता है? जिसमें हम बच्चों से पूछते हैं कि आपको पढ़ाई करके कैसा लग रहा है, तो वो उसके बारे में, उसके मन में जो चल रहा है वो चीज़ बोलेगा। हमने क्या देखा कि बच्चे को कैसा लग रहा है, उसने जो बताया हमने वो चीज़ सुनी, तो हम उसके व्यवहार को उसके शब्दों के द्वारा सुन रहे हैं कि वो क्या महसूस कर रहा है। तो वो क्या आ जाएगा शाब्दिक रिपोर्ट में कि हमने उसके द्वारा जो सुना, जो उसके अनुभव थे, जो उसके विचार थे, जो हमने सुने, उसके द्वारा हमने उसके व्यवहार को पता किया।
तो ये क्या शाब्दिक रिपोर्ट। तो विधियां कौन कौन सी बताई, तो प्रेक्षण विधि के द्वारा, अनुबंधन के द्वारा, परीक्षण के द्वारा और शाब्दिक रिपोर्ट। इसकी स्थापना संरचनावाद व प्रकार्यवाद के विरोध में हुई। ये जो व्यवहारवाद है उसकी स्थापना संरचनावाद व प्रकार्यवाद के विरोध में हुई। संरचनावादी प्रकार्यवादी ने तो चेतना को इंपॉर्टेंट बताया था कि चेतना क्या है, जरूरी है, और इसने क्या माना कि चेतना जरूरी नहीं है, व्यवहार का पता करने के लिए आपको उसको देखना पड़ेगा। चेतना तो क्या है, चेतना में तो क्या होता है कि वो क्या, उसके मन में क्या चल रहा है, हमें वो चीज़ पता नहीं होती है, हम वो चीज़ देख नहीं सकते, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं या कोई सोच सकते हैं कि शायद इस वजह से हो रहा होगा। तो हमें एग्जैक्ट रीज़न जानने के लिए हमें उसके व्यवहार को देखना पड़ेगा, जो वो व्यवहार कर रहा है उसके द्वारा ही हम एग्जैक्ट रीज़न जान सकते हैं। कि जैसे हमने उससे पूछा कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, तो उसने जो रीज़न बताया हमने वो चीज़ सुनी, तो जो उसने बोला, अब हम केवल ऐसे ही इमेजिन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि उसको शायद इस वजह से गुस्सा आ रहा होगा, घर में लड़के आया होगा इसलिए गुस्सा आ रहा होगा, तो ये कोई एक्चुअल रीज़न नहीं होता हमें। तो ये जो व्यवहारवादी वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा कि जो हम देख सकते हैं व्यवहार, उसी का ही परीक्षण कर सकते हैं, हम अनुमान लगा के किसी व्यवहार के बारे में पता नहीं कर सकते। और संरचनावाद और प्रकार्यवाद में क्या था, उन्होंने चेतना को इम्पोर्टेंस दी थी कि चेतना के द्वारा कि जो उनके मन में चल रहा है वो उनका व्यवहार होता है, तो मन को हम पढ़ नहीं सकते एक तरीके से। वॉटसन का विचार था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव तथा प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल मनोविज्ञान है। वस्तुनिष्ठ का मतलब समझो, जैसे हम जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें हमें क्या 4 ऑप्शन दे देते, 1 2 3 4। अब हमें इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक टिक करना पड़ेगा। हम हमारे मन के भाव या हमारे मन में क्या चल रहा है उस क्वेश्चन को लेके हम वो चीज़ नहीं लिख सकते, तो इसमें क्या एक पर्टिकुलर को ही टिक करना पड़ेगा। ये भी नहीं कर सकते कि हम चारों को, हमने तो चारों को ही सही मान लिया। तो वस्तुनिष्ठ क्या होता है कि इसमें अध्ययन व्यक्तिगत राय या भावना पर आधारित नहीं होती कि भाई हम उस क्वेश्चन के बारे में क्या सोच रहे हैं या हमारे उसके बारे में क्या भावना आ रही है, उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये वास्तविक जो तथ्य है, इधर जो भी लिखे होंगे, जो वास्तविक तथ्य होंगे या जो फैक्ट्स होंगे, उन्हीं के प्रमाणों के आधार पर हम उनके व्यवहार की बात करते हैं। जैसे समझो कि हमें कोई क्वेश्चन दिया, हमें बोला कि आपको ये पढ़ के कैसा लगा, आपको ये सब्जेक्ट अभी जिन टीचर ने पढ़ाया आपको पढ़ के कैसा लगा, और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए कि अच्छा लगा, बुरा लगा, बहुत अच्छा लगा या बहुत बुरा लगा। अब हम इन 4 ऑप्शन में से ही कुछ एक टिक कर सकते हैं कि हमें या तो अच्छा लगा या बुरा या बहुत अच्छा या बहुत बुरा लगा। अब हम इसमें अपनी भावनाएं नहीं जता सकते कि मुझे अच्छा भी लगा, ठीक ठीक लगा या ज़्यादा ऐसा लगा, ऐसा कोई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो ये क्या होता है, वस्तुनिष्ठ तरीका, जिसमें एक्चुअल जो तथ्य होते हैं, वास्तविक तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर उनका व्यवहार जाना जाता है। और प्रयोग करके, प्रयोगात्मक प्रयोग का मतलब वही हो गया कि कोई ऐसा माहौल बनाया या ऐसा कोई ऐसा पर्टिकुलर कुछ व्यवहार किया और जिसमें कुछ क्रियाएं अपनाई, कुछ विधियां अपनाई, उसके द्वारा उनके व्यवहार का अध्ययन किया। जैसे ये क्वेश्चन लिए तो इसमें कौन सी विधि अपना रहे, कोई विधि अपनाकर उनसे कुछ 4 ऑप्शन पूछे, तो इसमें क्या प्रयोग के माध्यम से मनोविज्ञान प्रयोग की बात भी करेगा। अगर हम किसी तथ्य को केवल अनुमान के द्वारा हम उसका हल निकाल रहे हैं तो वो चीज़ गलत है, हमें उसका प्रूफ चाहिए होता है कि आपने ऐसा कौन सा मेथड अपनाया था या कौन सा प्रयोग किया था, कौन सी विधि अपनाई थी जिसके द्वारा आप इसके व्यवहार के बारे में ये कह रहे हैं। तो ये क्या होता है कि वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। ये किसका विचार था, वॉटसन का। वॉटसन का विचार क्या था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, अतः इसका विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है। ये क्या बोल रहे हैं कि इसका विषय वस्तु केवल व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का अध्ययन वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक ढंग से किया जा सकता है। समझे कि चेतना का अध्ययन क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि चेतना तो उनके मन में जो चल रहा है उन चीजों को हम देख नहीं सकते, और जिन चीजों को हम देख सकते हैं, जिस व्यवहार को हम
देख सकते हैं उसी का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हो कि वो कोई क्वेश्चन उसको दिया तो उसका प्रयोग के आधार पर ही उसने कुछ क्वेश्चन रखा होगा, कि उसने कोई विधि अपनाई होगी, फिर उसने जो आंसर दिया होगा उसको हमने देखा होगा, हमने अनुमान नहीं लगाया कि उसने ये चीज़ सोची होगी। चेतना में क्या अनुमान आ जाता है कि वो हम अनुमान के द्वारा सोच रहे हैं कि उसने ये चीज़ सोची होगी, पर एक्चुअल जब पता चलेगा जब हम उसे देखेंगे, उसके व्यवहार को देखेंगे, उसके व्यवहार को परखेंगे, उसके व्यवहार का निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और विधियां अपनाकर हम उसके व्यवहार को जानना चाहेंगे। तो ये इसका मेन कथन हो गया। अब वॉटसन द्वारा पर्यावरण या वातावरण को अधिक महत्व दिया, इसके कारण इसे क्या कहा, पर्यावरणवाद भी कहा गया। पर्यावरण या वातावरण को वॉटसन ने क्या, पर्यावरण व वातावरण को महत्वपूर्ण माना। ये जो व्यवहारवादी वैज्ञानिक है वॉटसन, इसने पर्यावरण या वातावरण को महत्वपूर्ण माना। कैसे कि भाई वो बोलता है कि वातावरण का भी उसके व्यवहार में, मतलब उसके वातावरण का भी उसके व्यवहार से चेंज आते हैं। जैसे उसका कैसा वातावरण है उस हिसाब से उसका व्यवहार होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पहले कि कोई दो सेम ही माँ के बच्चे लेकिन अलग अलग व्यवहार, अलग अलग वातावरण में बढ़ रहे हैं, तो उनका व्यवहार भी दोनों का अलग अलग है। तो ये क्यों, किसका फर्क था, ये वातावरण का, या जो उसका पर्यावरण था, जैसा उसका माहौल था उसका फर्क था। तो ये इस बारे में कौन बात करते हैं, व्यवहारवादी। अब है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद में क्या कहते हैं, ये कब आया, 1912 में। इसके मूल प्रतिपादक कौन है, मैक्स वर्दिमर, और सहयोगी कौन है, कॉलर, कॉफका और कुर्ट लेविन। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट का गेस्टाल्ट शब्द के कहाँ का है, ये जर्मनी का, जर्मन शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है, आकृति, फॉर्म, आकार, शेप या समाकृति, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब गेस्टाल्टवादी बोलते क्या है, गेस्टाल्ट स्कूल ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का संगठन का विज्ञान है। किसका है, मानसिक क्रियाओं का संगठन का विज्ञान है। गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं, गेस्टाल्टवादी बोलते हैं कि हम किसी चीज को पूर्ण रूप में देखते हैं, हम उसको टुकड़ों में नहीं देखते। कैसे समझो, जैसे कोई एक व्रत है, ये व्रत है, ये व्रत बना किनसे है, ये अनंत बिंदुओं से बना है। तो हमने जब देखा तो हमने ये बिंदु नहीं देखा, हमने क्या देखा, हमने एक व्रत देखा। तो गेस्टाल्टवादी क्या बोलते हैं, गेस्टाल्टवादी यही बोलते हैं कि हम किसी चीज को पूर्ण रूपेण देखते हैं पहले, फिर हम उसके अंश की ओर जाते हैं, मतलब पूर्ण से अंश की ओर, पहले पूर्ण रूपेण देखते हैं फिर उसके अंश की ओर जाते हैं। यानी पूर्ण, सॉरी, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है। तो गेस्टाल्टवाद किस क्या कहते हैं कि हम पूर्ण से अंश की ओर जाते हैं। जैसे हम किसी का फेस, हमने किसी का फेस देखा, तो हमने पहले क्या देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, या हमने देखा केवल उसकी आँख ही देखी या नाक ही देखी या लिप्स देखे या कुछ और देखा, हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा। अब ये क्या बोलता है कि जैसे अगर आपको हम दे दें आँख, किसी की आँख दे दी हमने, कि हमने आँख दे दी, आपको नाक दे दी और हमने आपको लिप्स दे दिए, अब आप इसका फेस बनाओ, तो क्या हम जो हमने देखा वो एग्जैक्ट फेस बना पाएंगे, जो हम सोच रहे हैं। उसके लिए हमें उसका शेप भी पता होना चाहिए कि उसका फेस का शेप कैसा है। उसका फेस का शेप ऐसा है, अंडाकार है, गोलाकार है या स्क्वायर में है, चौकोर है। तो हमें जब उसका फेस का शेप पता होगा तब हम उसका फेस बना पाएंगे, आँख नाक कान जोड़ के। वरना अगर हमें केवल आंखें दिखा दे, कान नाक दिखा दे, तो ऑलमोस्ट सबके सेम ही होते हैं। तो ये क्या बोलता है कि हमें पहले पूरा चीज देखनी पड़ेगी, फिर हम उसके अंश पर फोकस करेंगे। जैसे हमें कोई समस्या, जैसे ये बोलना चाहता है कि अगर कोई समस्या दी तो हमें उस पूरी समस्या को पहले देखना पड़ेगा कि पूरी समस्या क्या है, अब हम उसके छोटे छोटे पार्ट को समझेंगे। ठीक है। तो गेस्टाल्टवाद क्या कहता है, जो आप समझ गए होंगे, कि पूर्ण से अंश की ओर। अगर इसका विश्लेषण कर हम अध्ययन करें तो वह निरर्थक होगा,
क्योंकि किसी मानसिक प्रक्रिया का पूर्ण रूप यानी होल फॉर्म उसके भिन्न भिन्न अंगों या हिस्सों के योग से भिन्न होता है। मतलब वही चीज कि किसी का पूर्ण रूप, हमने किसी का पूरा फेस देखा, वो उसके, हम अगर आप बोल दिए कि उसके आंख नाक कान होठ हमने सब दे दिया, अब उसका फेस बनाओ, तो हम नहीं बना पाएंगे, हम कुछ भी बना देंगे। अगर हमें केवल आंख नाक कान होठ दे दिए तो हम कुछ भी फेस बना देंगे। लेकिन अब हमें पूरा फेस दिखा दिया कि अब इसके आंख नाक कान जोड़ के अब इसका फेस बनाओ, तो अब हमें पता होगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, अब हम उसमें जोड़कर उसका रूप बना पाएंगे। तो वैसे ही कि हम किसी को विश्लेषण क्या होता है, तोड़ना, कोई चीज टुकड़ों टुकड़ों में है उसको हम जोड़कर पूर्ण करेंगे तो वो एग्जैक्ट सेम नहीं बनेगा। तो ये यही तो बोल रहा है कि मानसिक प्रक्रिया का पूर्ण रूप उसके भिन्न भिन्न अंगों का हिस्सा या योग से भिन्न होता है। जो उसका पूर्ण रूप है, जो उसके भिन्न भिन्न अंगों के योग से भिन्न होता है, या तो जैसे इसकी टोटल या तो ज़्यादा ही होगी या कम होगी, पर एग्जैक्ट सेम होना बहुत नामुमकिन बात है। अर्थात इसका अर्थ क्या है, पूर्णाकार या संपूर्णाकार, मतलब हमें कोई चीज़ देखनी है तो पहले उसका पूरा रूप देखना है, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखना। समाकृति, पूर्ण से अंश की ओर बल दिया, ये चीज याद रखना कि गेस्टाल्टवाद ने पूर्ण से अंश की ओर बल दिया। ये प्रत्यक्षीकरण वह अनुभवों के संगठन पर बल देता है। प्रत्यक्षीकरण जो हम सामने देख रहे हैं, जिसका हम जिस चीज को देख पा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, जिस चीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उस पर बल दिया। और अनुभवों के संगठन पर बल दिया, मतलब जैसे हमें पूरी एक समस्या पता है कि हमें इस समस्या को सॉल्व करना है, अब हम उसके छोटे छोटे पार्ट लेंगे, अब हम हमारे पुराने अनुभवों से उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें एक गणित का क्वेश्चन दे दिया, हमने पूरा क्वेश्चन देखा, अब हम उसके बारे में छोटी छोटी डिटेल देखेंगे कि प्लस, जैसे हमें एक गुणा भाग का पूरा दे दिया कि 20/4 + 2 × 2 - 4 + 5 ये दे दिया। अब इसको कि सॉल्व करके बताओ, तो इसको हमने पहले पूरा क्वेश्चन देखा, अब हमें क्या इसके छोटे छोटे पार्ट पता है कि अब हम इसके छोटे छोटे पार्ट देखेंगे कि भाई इसको भाग देना हमें आता है, हमारा अनुभव है भाग देने का, हमें इंटू करना आता है, हमें जोड़ना घटाना आता है, फिर हम इसका आंसर निकालेंगे। तो इसमें क्या था गेस्टाल्टवाद में कि पूर्ण से अंश की ओर। अब है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद टाइम क्या, अब हम मनोविश्लेषणवाद अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।